तुम्हें मेरी बातें जहर लगी तो लगे, लेकिन तुम्हें सुनना पड़ेगा। जब शादी और पत्नी को महत्व देना ही नहीं था, तो फिर यह शादी तुमने क्यों की? जब शादी नहीं करनी थी तो तुम मना कर देती अपने माता पिता से। तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। अपने अपने मकसद के लिए तुम सबने मुझे अपने घर की बहू बनाया। देखो शालिनी, गुस्सा मुझे भी आता है। अपनी हद में रहो और ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो। इस एक घटना के पहले शालिनी कितनी खुश थी, लेकिन इस एक नए खुलासे ने उसकी रातों की नींद ही चुरा ली थी। बात कल सुबह की थी। वह सुबह भी एकदम सामान्य सुबह थी। रसोई घर में गुनगुनाते हुए शालिनी सुबह के कामों में व्यस्त थी। ससुर जी रोज की तरह सुबह सुबह अखबार लेकर बैठे पढ़ रहे थे। अम्मा जी पूजा पाठ में लगी हुई थी। हल्की धीमी आवाज़ से भगवान के भजन बज रहे थे। शालिनी का पति नीरज कॉफ़ी पीकर और नाश्ता वगैरह कर कर ऑफिस चला गया था। नीरज एक कंपनी में काम करता था, जहाँ पर लंच वगैरह का बंदोबस्त था, इसीलिए वह टिफ़िन नहीं लेकर जाता था। बस शालिनी सबका नाश्ता एक साथ ही बना कर रख देती। गैस पर एक तरफ सबके लिए चाय बन रही थी। नाश्ता तो नीरज के अलावा अभी तक किसी ने भी नहीं किया था। सासू माँ जब पूजा करके उठेंगी, उसके बाद वह सबको नाश्ता परोसेगी। तभी भाभी भाभी पुकारते हुए सोनल रसोई के अंदर प्रवेश करती है। भाभी, भैया नज़र नहीं आ रहे हैं। अरे नज़र कैसे आएंगे, वह तो ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। ओह, नाश्ता बन गया क्या? हाँ, नाश्ता तो बन गया है सोनल, अभी बस सबको निकालती हूँ। तुम भी खा लो, तुम्हें भी देरी हो रही होगी ना कॉलेज के लिए। अरे नहीं भाभी, कॉलेज नहीं जा रही हूँ आज, मेरी छुट्टी समझ लो है। अरे ना तो आज कोई त्यौहार है ना इतवार, फिर क्यों छुट्टी कर रही हो? अरे भाभी, दरअसल कॉलेज में फंक्शन चल रहा है। आप तो जानती है ना, मुझे यह सब बिल्कुल नहीं पसंद है। सोनल, तुम भी ना बहुत अजीब हो। यही सब तो एन्जॉयमेंट के दिन हैं। अभी नहीं एंजॉय करोगी तो कब करोगी? जब शादी करके ससुराल में चली जाओगी ना, तो जिम्मेदारियाँ की बोझ में दब जाओगी। तुम्हें पता है, हम लोग तो साल भर में होने वाले इस फंक्शन के लिए कितने उत्साहित रहते थे। अच्छा, तुम्हें तुम्हारे भैया से क्या काम था? वह तो तुमने बताया नहीं। जी, मुझे उनसे पूछना था कि वह शाम को कितने बजे तक लौटेंगे। अगर जल्दी लौट गए तो मेरे लिए ही अच्छा है। क्यों, कोई ख़ास बात है क्या सोनल? नहीं, वैसे कोई ख़ास बात तो नहीं है भाभी। भैया आ जाएंगे तो उनकी स्कूटी भी घर पर रहेगी और मैं स्कूटी से ही अपनी सहेली के यहाँ चली जाऊँगी। वह क्या है ना, मुझे ज़रूरी फॉर्म भरने हैं, वह भी वही भर रही है, तो हम दोनों मिलकर भर लेंगे साथ साथ। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, फ़ोन पर ही पूछ लो ना तुम्हारे भैया से। हाँ, यह ठीक रहेगा भाभी। अच्छा चलो, मैं नाश्ता निकाल रही हूँ, तुम जाकर दे आओ अम्मा बाबूजी को। चाय नाश्ता करने के बाद सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। वहीं शालिनी कुछ देर को फ़ोन खोलकर बैठ गई। आजकल तो फ़ोन भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। तभी उसकी मोबाइल पर एक कॉल आ गया। शालिनी ने देखा कि नंबर तो अनजान है। वह अनजान नंबर तो कभी नहीं उठाती है, इसलिए जब तक फ़ोन अपने आप नहीं कट गया, वह फ़ोन को निहारती रही। लेकिन मात्र 1 सेकंड के अंदर ही दोबारा से वही नंबर से फ़ोन आने लगा। हो ना हो, कोई जानने वाला ही होगा। हो सकता है उसकी किसी सहेली का नया नंबर हो। आशंकित शालिनी ने फ़ोन उठाया। हेलो। सामने से कोई महिला थी, जिसकी आवाज़ शायद पहली बार ही शालिनी सुन रही है। जी हेलो, किससे बात करनी है आपको? आपका नाम शालिनी है क्या? जी, मैं शालिनी ही बोल रही हूँ, लेकिन आप? लेकिन उस महिला ने शालिनी के सवाल को नज़रअंदाज कर दिया। जी, मैं पूछ सकती हूँ आपका नाम क्या है? इस बार शालिनी गंभीर हो गई। नीरज है क्या? फ़ोन नहीं उठा रहा है। अरे आप कौन बोल रही हैं? सुन, ज़्यादा पूछताछ करने की आदत बंद कर। उस स्त्री ने उसे डांट दिया। इस तरह बदतमीजी से मेरे साथ बात करने का तुम्हें क्या अधिकार है? मारे गुस्से की शालिनी की आवाज़ कांप उठी। मुझे अधिकार प्राप्त है, क्योंकि मैं नीरज की प्रेमिका हूँ।
वह किलसाने वाले अंदाज में हंसी। बकवास बंद करो। शालिनी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। चुप बेडोल औरत। एक बार वह फिर दिल जलाती हंसी और फिर फ़ोन काट दिया। बेवकूफ़ पागल औरत। बहुत परेशान और गुस्से में नज़र आ रही शालिनी ने जोर की आवाज़ के साथ फ़ोन साइड में रखा। भाभी, किससे झगड़ा कर रही हो? शालिनी की ननंद सोनल ने पीछे से सवाल पूछा तो शालिनी की आंखों में एकाएक आंसू उमड़ आए। सोनल ने शालिनी को कंधों से पकड़ा तो वह अपने ऊपर से पूरा नियंत्रण खो रोने लगी। उसे सोफे पर बिठाने के बाद सोनल उसके लिए पानी लाई। शालिनी का रोना सुनकर उसकी सास ससुर भी बैठक में आ पहुँचे। वे सब बड़ी मुश्किल से शालिनी को चुप करा पाए। बार बार अटकते हुए शालिनी ने उन्हें फ़ोन पर उस बददिमाग स्त्री से हुए वार्तालाप का ब्यौरा दिया। अगर नीरज ने इस औरत के साथ कोई गलत चक्कर चला रखा होगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। शालिनी फिर से रुआसी हो उठी। मेरा बेटा ऐसी गलत हरकत नहीं कर सकता। नीरज की मां सुमित्रा ने अपने बेटे के प्रति विश्वास व्यक्त किया। भाभी, बिना सबूत ऐसी बातों पर विश्वास कर अपने को परेशान मत करो। सोनल ने कोमल स्वर में उसे सलाह दी। उस लड़के ने अगर कोई ऐसी गलत हरकत करने की मूर्खता की तो मैं लूँगा उसकी खबर। उसके ससुर विनोद जी फौरन अपनी बहू के पक्ष में हो गए। पापा, बिना आग के धुआं नहीं होता। वह लड़की बड़े कॉन्फिडेंस से खुद को उनकी प्रेमिका बता रही थी। शालिनी बेटा, तुम रो मत। हम जांच करेंगे पूरे मामले की। मैं समय की मारी औरत हूँ। पहले मैंने अपना बच्चा खो दिया और अब उन्हें भी किसी ने मुझसे छीन लिया है। इस बार शालिनी अपनी सांस की छाती से लगकर सुबकने लगे। काफ़ी समय लगा उन तीनों को उसे समझाने बुझाने में। फिर शालिनी की कुछ देर को आंख लग गई और वे तीनों धीमी आवाज़ में इस नई समस्या पर विचार विमर्श करने लगे। पिछले 2 महीनों से शालिनी की बिगड़ी मानसिक स्थिति उन सभी के लिए चिंता का कारण बनी हुई थी। करीब 6 महीने तक गर्भवती रहने के बाद शालिनी ने अपने बच्चे को खो दिया था। काफ़ी कोशिशों के बावजूद डॉक्टर गर्भपात होने को रोक नहीं पाए थे। कोविड की वजह से डॉक्टर के पास न जाने के कारण उसने कुछ लापरवाही भी बरती थी। 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, उसने तभी विवाहित जीवन के आरंभिक समय को मौज मस्ती का हवाला देकर गर्भपात कराने की इच्छा जताई थी। वह इतनी जल्दी मां नहीं बनना चाहती थी। नीरज ने फौरन उसकी इच्छा का जबरदस्त विरोध किया। दोनों के बीच इस विषय पर काफ़ी तकरार भी हुई। बड़े अनमने अंदाज में शालिनी बच्चे को अपनी कोख में रखने को तैयार हुई। शायद ज़्यादा खुश ना होने से उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ढीली रहती। उसकी नौकरी भी छूट गई इस वजह से। डॉक्टर की देखभाल के बावजूद जब गर्भपात हो गया तो शालिनी जबरदस्त अपराध बोध और गहरी उदासी का शिकार हो गई। मैंने अपने बच्चे को जन्म देने से पहले ही अस्वीकार कर दिया। इस बात की ही सज़ा दी है। अच्छी औरत नहीं हूँ मैं। ऐसी बातें मुंह से बार बार निकाल कर शालिनी गहरे डिप्रेशन का शिकार हो गई। उनका परिवार हमेशा से गांव में रह रहा था और वही का रहन सहन अब भी अपनाए हुए था। किसी के समझाने का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। रोने या मौन आंसू बहाने के अलावा वह कुछ नहीं करती। दोबारा से नौकरी शुरू करने में उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। घर में पैसे की थोड़ी दिक्कत भी हो गई थी। वह खाना तो बेमन से खाती पर उसकी खुराक बढ़ गई। इस कारण उसका वजन तेजी से बढ़ा। फ़ोन पर उस स्त्री के कहे शब्द शालिनी के दिल को तेज धक्का लगा गए। नींद टूटने के बाद वह यंत्रचलित सी उठी और रसोई के पास लगे शीशे के सामने जा खड़ी हुई। काफ़ी लंबे समय के बाद उस दिन शालिनी ने खुद को ध्यान से देखा था। सचमुच ही उसका शरीर फूलकर बेडोल हो गया था। चेहरे का नूर पूरी तरह गायब था। आंखों के नीचे काले निशान भयानक से लग रहे थे। वह जानती थी कि उसकी माँ दादियाँ इसी तरह की लगती थी क्योंकि वे धूप में रहती थीं।
और गांव की छतों में समय काटा करती थी। अपनी बदहाली देखकर एक बार उसे धक्का लगा, पर फिर उदासी के बादलों में घिरकर वह आंसू बहाने लगी। मुझे जीना नहीं चाहिए। जिंदगी बहुत भारी बोझ बन गई है मेरे लिए। ऐसा निराशाजनक खतरनाक विचार पहली बार उसके मन में उठा और वह अपनी बेबसी पर रो पड़ी। उस शाम नीरज की ऑफिस से लौटते ही शामत आ गई। अपने माता पिता व बहन के हाथों उसे गहन पूछताछ का शिकार बनना पड़ा। वे तीनों गुस्से में थे और बिना किसी ठोस सबूत के ही उसे अवैध प्रेम संबंध स्थापित करने को दोषी मान रहे थे। आखिरकार वह बुरी तरह से चिढ़कर चिल्ला उठा, बेकार में मेरे पीछे मत पड़ो। मेरा किसी औरत से कोई गलत संबंध नहीं है। मेरी चिंता किसी को नहीं है, पर इस कारण मैं अपने चरित्र पर धब्बा नहीं लगा रहा हूँ। आखिरी वाक्य बोलते हुए नीरज ने शालिनी को गुस्से से घूरा और फिर पैर पटकता बेडरूम में चला गया। उसके यूं फट पड़ने के कारण शालिनी अचानक अपने को समय की मारी समझने लगी। उसे एहसास हुआ कि सचमुच वह अपने मर्द का ख्याल न रखने की दोषी थी। अपना शरीर इस पल उसे खुद को बड़ा खराब और शर्मिंदगी पैदा करने वाला लगा। सुमित्रा और विनोद जी ने अपने बेटे को निर्दोष मान लिया और कुछ देर शालिनी को समझाकर अपने कमरे में चले गए। रात में सोने के समय तक नीरज का मूड खराब बना रहा। अपने को असुरक्षित व परेशान महसूस कर रही शालिनी उससे लिपट कर लेटी, पर उसने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। आप मुझसे नाराज हो? अपनी उपेक्षा से दुखी होकर शालिनी ने सवाल पूछा। नीरज ने कोई जवाब नहीं दिया, तो शालिनी ने फिर से अपना सवाल दोहराया, मैं नाराज क्यों नहीं होऊंगा? नीरज एकदम से चिढ़ उठा, सब घर वालों को मेरे पीछे पड़ाकर तुम्हें क्या मिला? उस औरत की बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। शालिनी ने सफाई दी, कोई औरत तुमसे फोन पर क्या कहती है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। मुझसे गलती हो गई। शालिनी रुआशी हो गई। तुम अपने आप को संभालो शालिनी, बड़े ढीले ढाले अंदाज में जिंदगी जी रही हो तुम। अगर जल्दी अपने में बदलाव नहीं लाई तो बीमार पड़ जाओगी एक दिन। नीरज की आंखों में अपने लिए गहरी चिंता के भाव देखकर शालिनी के मन ने अजीब सी शांति महसूस की। आप गुस्सा थूक दो प्लीज़। शालिनी उसकी आंखों में झांकते हुए सहमे से अंदाज में मुस्कुराई। नीरज ने उसे प्यार के साथ अपनी छाती से लगा लिया। मन ही मन अपनी जिंदगी को फिर से सही राह पर लाने का संकल्प लेकर शालिनी जल्दी से गहरी नींद में खो गई। सचमुच अगले दिन से ही शालिनी अपनी दिनचर्या में बदलाव लाई। वह जल्दी उठी। नीरज के लिए नाश्ता भी उसी ने तैयार किया। जल्दी नहाकर तैयार भी हुई। आदत ना होने के कारण थक गई, पर फिर भी उसने कुछ देर व्यायाम किया। उसके इन प्रयासों को उसकी सास ससुर व सोनल ने नोट भी किया। शालिनी खुद को काफ़ी एनर्जी से भरा व खुश महसूस कर रही थी, लेकिन फिर उसी औरत का फ़ोन दोपहर को आया और वह फिर से तनावग्रस्त हो गई। तुम नीरज को आज़ाद कर दो शालिनी, उस स्त्री ने बिना भूमिका बांधे अपनी वांग उसे बता दी। क्यों? अपने गुस्से को काबू में रखते हुए शालिनी ने एक शब्द का सवाल पूछा। क्योंकि वह मेरे साथ खुश रहेगा। तुम्हें यह गलतफहमी क्यों है कि वह मेरे साथ खुश नहीं है? यह नीरज मुझसे ही रोज कहता है मैडम। तुम उसकी ज़िंदगी में ऐसा बोझ बन गई होगी जिसे वह आगे बिल्कुल नहीं ढोना चाहता। कहाँ मिलती हो तुम उससे? कौन हो तुम? पहली वह स्त्री खुलकर हंसी और फिर व्यंग भरे लहजे में बोली, मेरे बारे में पूछताछ नहीं करो तो ही बेहतर होगा। जिस दिन मैं तुम्हारे सामने आ गई उस दिन शर्म की मारी जमीन में गड़ जाओगी। तुम मेरी शानदार पर्सनालिटी देखकर। पर्सनालिटी का तो मुझे नहीं पता, पर तुम्हारे घटियापन के बारे में अंदाज़ा लगाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। शालिनी का चुपता स्वर उस स्त्री को क्रोधित कर गया। मेरे चाल चलन पर उंगली मत उठाओ, क्योंकि नीरज मुझे तुमसे 1000 गुना ज़्यादा चाहता है। पागल औरत, ऐसे बेकार के सपने देखना बंद करो। सच्चाई का सामना करो और मेरे नीरज को आज़ाद कर दो। नीरज का तुमसे कोई संबंध नहीं है। अच्छा? वह गुस्से से भरी आवाज़ में बोली। उसका मुझसे क्या संबंध है?
इसकी खबर आज शाम उसके कपड़ों से आ रही मेरे बदन की महक तुम्हें देगी। शालिनी के कुछ जवाब देने से पहले ही उस औरत ने फ़ोन काट दिया। उस औरत ने अपना नंबर ब्लॉक कर रखा था। वह वापस फ़ोन भी नहीं कर सकती थी। फ़ोन किसी लैंडलाइन से आया था। वह जब फ़ोन रख कर मुड़ी तब बहुत गुस्से में थी। सीधे चलकर वह सोनल के पास पहुंची और सारी बात उसे बता दी। भाभी, बेकार में खुद को परेशान मत करो। वह स्त्री तुम्हें तंग करने के लिए ही छेड़ रही है। सोनल ने उसे शांत स्वर में समझाया। कहीं वह सच ही ना बोल रही हो। शालिनी की आंखों में भय और चिंता के भाव झलके। अरे नहीं भाभी, मुझे विश्वास है कि भैया का किसी औरत से कोई गलत संबंध नहीं है। सोनल के समझाने से शालिनी का मन बड़ी हद तक शांत हो गया। लेकिन यह भी सच था कि वह नीरज के ऑफिस से लौटने का इंतज़ार बेसब्री से कर रही थी। उसे यह मालूम था कि उनकी बिरादरी के मर्द अक्सर दूसरी निचली बाजारू औरत से संबंध बना लेते हैं। उसने अपने चाचाओं मौसाओं के बहुत किस्से सुने थे। उसके ससुर सरकारी नौकरी में थे और खासे सुधर गए थे। शाम को उसे जबरदस्त धक्का लगा। नीरज की कमीज से उठती लेडीज सैंड की महक कई फुट दूर खड़ी शालिनी तक पहुंचकर उसे एकदम से रुआसा कर गई। पास में खड़ी सोनल को बेहद चिंतित देखकर शालिनी के मन में असुरक्षा का भाव और गहरा हो गया। क्या हाल है तुम्हारा शालिनी? सोफे पर बैठते हुए नीरज ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। कौन है यह औरत? शालिनी ने रुआसी स्वर में उल्टा उससे ही सवाल पूछा। कौन औरत? नीरज चौंक पड़ा। वही औरत जिससे लिपटा चिपटी करके आ रहे हो। यह क्या बकवास कर रही हो? नीरज गुस्सा हो उठा। मुझसे छिपाइए मत। मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं तुमसे। आपके कपड़ों से लेडीज सैंड की खुशबू क्यों और कैसे आ रही है? नीरज ने अपनी कमीज को सूंघा। पहले माथे में बल डालकर सोच में खोया रहा और फिर उलझन भरे लहजे में बोला। तुम तो जानती हो आज स्कूटी नहीं लेकर गया था और मैंने ऑटो से ही सफ़र तय किया। ऑटो की सीट पर मेरी बगल में एक औरत बैठी तो थी, पर मुझे ध्यान नहीं आता कि उसने ऐसा सेंट लगाया हुआ था। झूठ बोलने की कोशिश मत करिए। मुझे उसने फ़ोन पर पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे शरीर से आज शाम उसकी महक आएगी। मुझे क्यों धोखा दे रहे हैं आप? शालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। तुम पागल हो गई हो। मेरा किसी औरत से कोई संबंध नहीं है। मैं तुम्हें कैसे इस बात का विश्वास दिलाऊं? नीरज भन्ना उठा। शालिनी की एकदम से रुलाई फूट पड़ी और वह कमरे की तरफ भाग गई। नीरज ने गहरी सांस खींची और दुखी अंदाज में अपनी पत्नी को समझाने मनाने उसके पीछे चला गया। शालिनी ने नीरज की एक न सुनी। नाराजगी दर्शाते हुए उसने रात का खाना खाने से इनकार कर दिया। तब नीरज ने गुस्से से भरकर खूब जोर से डांट दिया। अपने कमरे में आंसू बहा रही शालिनी को संभालने की जिम्मेदारी सोनल के कंधों पर आ पड़ी। सोनल की सिर्फ एक बात शालिनी के दिल में जगह बना पाई। वह चाह कर भी उस बात की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं कर पाई। भाभी, इस स्त्री की असलियत का पता तो हम चला ही लेंगे, पर आप मेरे एक सवाल का जवाब दोगी। सोनल बहुत गंभीर नजर आ रही थी। पूछो। भाभी, मान लेते हैं कि भैया की ज़िंदगी में उस औरत की जगह है। हमें उन्हें उसके चंगुल से भैया को छुड़ाना भी होगा, पर क्या आप उनसे एक सवाल आत्मविश्वास भरे स्वर में पूछ पाओगी? कौन सा सवाल? यही कि मुझ में क्या कमी थी जो आपको उस दूसरी स्त्री से संबंध बनाने पड़े। शालिनी से कोई जवाब देते नहीं बना। उसने अपने गिरहबान में झांका तो पहली नज़र में ही उसे अपने बदन में कई खामियां नजर आई। जब से वह जवान हुई थी उसके पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती थी। नीरज से शादी भी पहली बार देखने दिखाने में ही हो गई, क्योंकि वह नौकरी भी कर रही थी और बेहद सुंदर थी। मैंने नीरज को खो दिया तो जीते जी मर जाऊंगी, वह विलाप कर उठी। भाभी, यूँ हौसला छोड़ने से काम नहीं बनेगा। अपने आप को संभालो, मैं आपके साथ हूँ ना। सोनल ने शालिनी का फौरन हौसला बढ़ाया। मुझे क्या करना चाहिए? शालिनी के इस सवाल के जवाब में सोनल उसी देर तक बहुत से सुझाव देती रही।
अपनी ननद की सलाहों पर चलने के कारण शालिनी का महीने भर में कायाकल्प हो गया। उसने बहुत से टिप्स देखे। उसने वजन कम करके अपनी सेहत और अट्रैक्शन दोनों को बढ़ा लिए। सारा दिन अपने कमरे में बंद न रहकर वह घर के कामों में पूरा हाथ बटाने लगी। नीरज से उसके संबंध तनावपूर्ण ही बने रहे, क्योंकि उस स्त्री के शालिनी को किलसाने व अपमानित करने वाले फ़ोन लगातार लैंडलाइन से आ रहे थे। नीरज ने एक बार भी मना नहीं किया था कि उसका किसी औरत से गलत चक्कर चल रहा था। इस विषय पर मौन युद्ध चलने के कारण पति पत्नी के बीच बोलचाल लगभग बंद चल रही थी। फ़ोन करने वाली स्त्री की पहचान ढूंढ निकालने का उपाय सोनल को सुझा था। उसने कॉलर आईडी से कोशिश की, वह कामयाब भी हो गई। सोनल ने उसे उस रात बताया। उस स्त्री का नाम प्राची है भाभी, अपने माता पिता के साथ रहती है। वह खुद भी अच्छी नौकरी करती है और उसके पिता भी काफ़ी अमीर हैं। उसके आकर्षण से भैया को मुक्त कराना आसान नहीं होगा भाभी। कैसे नहीं छोड़ेगी वह नीरज को? मैं उसका खून नहीं पी जाऊंगी? शालिनी को जोर से गुस्सा आ गया। यह हुआ ना बढ़िया आत्मविश्वास। सोनल खुश हो गई। हम कल ही उसके घर पहुंचकर उसकी खबर लेते हैं। मैं तैयार हूँ। शालिनी की आंखों में डर, घबराहट, चिंता या असुरक्षा का कोई भाव मौजूद नहीं था। प्राची का सामना करने के लिए शालिनी अगली शाम जीन्स और टी शर्ट पहनकर बड़े आकर्षक ढंग से तैयार हुई। इस तरह के कपड़ों पर पहले उसके सास ससुर बहुत बातें करते थे, पर उस दिन सास ने भी कुछ नहीं कहा। सोनल ने स्मार्ट और सुंदर दिखने के लिए उसकी प्रशंसा की तो वह बहुत खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में गंभीरता और कठोरता के भाव लौट आए। सारे रास्ते शालिनी प्राची को कोसती रही। उसके बारे में शालिनी का गुस्सा पल पल बढ़ता गया था। प्राची के फ्लैट की बहुमंजिली इमारत में घुसने से पहले अचानक सोनल ने पूछा, भाभी आप सिर्फ प्राची को ही क्यों दोषी मान रही हो? क्या भैया बराबर की दोषी नहीं है? उनसे भी मैं आज निपटूंगी। शालिनी का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। वैसे एक बात कहूँ भाभी? हाँ कहो। अगर आपने ढीली पकड़कर जिंदगी के प्रति उत्साह ना खोया होता तो शायद समस्या जन्म ना ही लेती। तुम्हारा ऐसा कहना सही नहीं है। मुझे अपने बच्चे को खो देने के आघात ने दुखी और उदास किया था। अब मैं निकल आई हूँ ना उस सदमे से। तुम्हारे भैया का कोई अधिकार नहीं है कि मुझे संभालने के बजाय वे किसी दूसरी औरत से टांका भिड़ा ले। शालिनी ने चिढ़कर जवाब दिया। भैया कि संभालने से तो आप नहीं संभले, पर प्राची की उनकी जीवन में मौजूदगी ने आपको जरूर फिर से चुस्त दुरुस्त बनवा दिया है। आज उससे तौबा बुलवा देना। भाभी पर एक बात ध्यान में जरूर रखना। कौन सी बात? सोनल की बात पसंद न आने के कारण शालिनी नाराज नजर आ रही थी। प्राची वाला चक्कर खत्म हो जाए तो फिर से बेडोल और जिंदगी की खुशियों के प्रति उदासीन मत हो जाना। वैसा अब कभी नहीं होगा। शालिनी का स्वर दृढ़ता से भर गया था। गुड, आओ अब इस प्राची की खबर लें। इसके सिर से प्यार का भूत उतारे। शालिनी का हाथ पकड़कर अजीब से अंदाज में मुस्कुरा रही सोनल उस बहुमंजिली इमारत में प्रवेश कर गई। बेचारी शालिनी को अपने मन की भड़ास प्राची के ऊपर निकालने का मौका ही नहीं मिला। अपने फ्लैट का दरवाज़ा प्राची ने ही खोला था। उसके बेहद सुंदर मुस्कुराते चेहरे पर दृष्टि डालते ही शालिनी के मन को तेज धक्का लगा। भाभी, यह प्राची है, अब इसे छोड़ना मत। उनका परिचय कराकर सोनल अचानक हंसने लगी तो शालिनी तेज उलझन का शिकार बन गई। पहली मुलाकात में यह छोड़ने छुड़ाने की बात मत करो सोनल। शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। शालिनी। प्राची ने आगे बढ़कर शालिनी को गले लगा लिया। आज मेरी शादी की सालगिरह नहीं है। शालिनी ने तीखे लहजे में उसे जानकारी दी और झटके से उससे अलग भी हो गई। इतने सारे लोग गलत हो सकते हैं क्या? शालिनी का हाथ पकड़कर प्राची उसे ड्राइंग रूम के दरवाजे तक ले आई। ड्राइंग रूम में अपने सास ससुर, नीरज के खास दोस्तों व उनके परिवारों के साथ साथ अपने पति को तालियां बजाकर अपना स्वागत करते देख शालिनी हैरान हो उठी। बहू, तिथियों के हिसाब से आज ही है तुम्हारी विवाह की वर्षगांठ।
मुबारक हो। शालिनी की सास ने उसे गले लगाकर आशीर्वाद दिया। नीरज के पास आकर उसके हाथ थाम लिए नीरज ने पास आकर उसके हाथ थाम लिए। चारों तरफ से उन पर शुभकामनाओं की बौछार होने लगे। तुम्हें पता है, इन दोनों ने मिलकर हमें बुद्धू बनाया है। शालिनी, बहुत प्रसन्न नजर आ रहे नीरज ने सोनल और प्राची की तरफ उंगली उठाई। शालिनी भाभी, मैं सोनल की सबसे पक्की सहेली अर्चना की बड़ी बहन प्राची हूँ। ये मेरे पति अरुण हैं और कुदरत की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मेरा कोई प्रेमी नहीं है। प्राची की इस बात पर सभी ने जोरदार ठहाका लगाया। यह सोनल की बच्ची डायरेक्टर थी सारे नाटक की। मेरी कमीज पर सेंट लगाना, मेरी जेब में पिक्चर की कटी टिकटें रखना जैसे शक पैदा करने वाले काम इसी के थे। शाम तक मुझे भी अंधेरे में रखा था इसने। नीरज ने सोनल की चोटी को हंसते हुए जोर से एक बार खींचा। सोनल चिल्लाने के बाद शरारती ढंग से मुस्कुराई। भैया, यह हमारे नाटक का ही फल है कि आज भाभी दुल्हन जैसी आकर्षक लग रही हैं। प्राची को और मुझे तो आपको बढ़िया सा इनाम देना चाहिए। इनाम के साथ साथ धन्यवाद भी लो। नीरज ने सोनल और प्राची के गाल पर प्यार भरी चपत लगाने के बाद आंखों से हार्दिक धन्यवाद भी दिया। थैंक यू, पर तुम दोनों हो बड़ी शैतान। खूब तंग किया है मुझे तुम्हारे नाटक ने। शालिनी ने बारी बारी से दोनों को गले लगाया। भाभी, मेरी एक बात का बुरा तो नहीं मानोगी ना? प्राची ने शरारती अंदाज में सवाल किया। नहीं, आज तो तुम्हारी 100 खून माफ़ हैं। देखिए, आपको रास्ते पर लाने के लिए नाटक तो धांसू करना जरूरी था ना। प्राची अपनी यह बात कहकर नीरज के पीछे छिप गई। सबको दिल खोलकर हंसता देख शालिनी का गुस्सा उठने से पहले ही खो गया। वह प्यार से नीरज को निहारती, उससे और सटकर खड़ी हो प्रसन्न अंदाज में मुस्कुराने लगी। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। हम सबका दिन अच्छा गुजरे, इसी आशा के साथ मिलते हैं कल एक नई कहानी से। धन्यवाद दोस्तों।